नमस्कार दोस्तों। सीटेट दिसंबर 2021 में कई शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में सीबीएसई बोर्ड ने पेपर का आयोजन किया था। उसी के क्रम में दिनांक 16 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई पेपर 1 के ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। यदि अन्य शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। यहाँ पर देख लीजिए, कुड़ुक के बारे में पूछा जा रहा है। तो कुड़ुक बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश में बोली जाती है और साथ ही साथ भूटान में भी कुछ एरिया में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो भी मैंने राज्यों का नाम लिया उसमें आपको एक राज्य दिख रहा होगा, झारखंड। तो ऑप्शन नंबर 4 झारखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स हो गया, ठीक है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, एक्स के ठीक सामने वाई पड़ रहा है। अब किधर पड़ रहा है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दाएं बाएं भी हो सकता है। तो ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन समझने के लिए आप इस प्रकार से देख लीजिए, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। यहाँ तक क्लियर। अब क्या कहा जा रहा है कि पहले आप 100 मीटर उत्तर की तरफ चलते हैं। तो ये यक्स पॉइंट था, उत्तर की ओर देखिए, ऊपर की ओर हमें जाना है 100 मीटर। ये मान लीजिए 100 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। यहाँ से पश्चिम की ओर बोला जा रहा है कि 75 मीटर का ये सुरंग आपने पार कर लिया। आगे कहा जा रहा है, अंत में आप 100 मीटर पर ठीक दक्षिण में वाई अपने विद्यालय पर पहुंच जाते हैं। अब दक्षिण की बात की जा रही है, दक्षिण किधर होगा, नीचे होगा, और वो भी कितना कहा जा रहा है, 100 मीटर कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वाई है जहाँ पर आपका विद्यालय स्थित है। अब आगे पूछा जा रहा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर कहाँ स्थित है। यानी कि y को रिफरेंस पॉइंट लेना है और x का पोजीशन बताना है। तो देखिए x किधर है, x है पूरब की तरफ। देख लीजिए, इधर वाला डायरेक्शन पूरब होता है और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो चूंकि ये और ये पैरेलल है इस वजह से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये इसके बिल्कुल इक्वल होगी, यानी कि 75 मीटर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 75 मीटर ठीक पूर्व में इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 स्टेशन छोड़ करके 7 जून 2020, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 2020 होगा, ठीक है। 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुँचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, औसत चाल क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, ठीक है। हमें चली गई दूरी दिया गया है, अब हमको समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, कब वो पहुंच रहा है और कब से चला था, दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो कुल समय हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 5 जून से वो चला था, 5 जून से चला था 4:15 पे सुबह में, ठीक है। और देख लीजिए 7 जून को वो पहुंच रहा है, तो 5 के बाद 6 आया होगा, फिर 7 आया होगा। तो 5 और 6 के सुबह 4:15 पे अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 24 घंटे का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और 7 तारीख को अगर 4:15 पर वो होता तो इन दोनों के बीच भी 24 घंटे का गैप होता, लेकिन वो पहुंचा कितने बजे, 3:15 बजे पहुंचा, यानी कि 1 घंटा इससे कम है। तो 1 घंटा हम लोग घटा देंगे तो ये बचेगा 23 घंटा। तो 24 घंटा प्लस 23 घंटा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 घंटा। अब कुल दूरी यहाँ पर आपको दी गई थी 2640 किलोमीटर और कुल समय कितना लगा है, 47 घंटा। इसे जब आप डिवाइड करेंगे इसका मान आएगा लगभग 56.17। अब दिए गए विकल्प में देखिए इसके करीब कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 56 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर से दिसंबर के बीच। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए मधुमक्खियाँ फूलों के रस से अपना जो शहद होता है वो निर्माण करती हैं। फूल कब मिलते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ऐसा सीजन होता है जब फूलों का खिलना सबसे ज़्यादा होता है प्रकृति के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे अनुकूल परिस्थिति अक्टूबर से दिसंबर के बीच होगी और यही वो समय होता है जब मधुमक्खियाँ प्रजनन भी करती हैं और अंडे देती हैं। तो इस हिसाब से सबसे जो अनुकूल समय होता है
मधुमक्खी पालन का वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वेल्क्रो का उपयोग बहुत से चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया था? तो सबसे पहले तो वेल्क्रो समझिए कि होता क्या है। आप अपने स्क्रीन पर वेल्क्रो का इमेज देख पा रहे होंगे। पहले के जो लोग टोपी पहनते थे, टोपी के पीछे चिपकाने में इसका प्रयोग किया जाता था, या फिर आज भी बैग के पार्ट्स को चिपकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये एक रेशेनुमा पार्ट होता है और नीचे एक हुक टाइप का होता है। ये जा करके इसमें चिपकाने पर ये फंस जाता है और एक तरीके से मजबूत पकड़ बना लेता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग लूप बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हुक बोला जाता है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि इसकी खोज किसने की थी। इसको जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 जम्मू और कश्मीर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संघ शासित कहने का मतलब कि केंद्र सरकार के अधीन इसमें राज्य में शासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये अयस्क के रूप में पाया जाता है और एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है खानों के माध्यम से। तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लुईस ब्रेल ने 6 बिंदुओं का प्रयोग करके कुल 64 अक्षरों का एक लिपि बनाया, जिसे ब्रेल लिपि बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित होता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो दिए गए विकल्प में देखिए, पहला दिया गया है मृदा को खोद कर नरम बनाना। तो सबसे पहले खेत जोता जाता है। खेत इसीलिए जोता जाता है कि मृदा की जो ऊपरी परत है वो नीचे चली जाए और नीचे वाली परत ऊपर आ जाए, थोड़ी नरम हो जाए। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद से आप बीज को बोते हैं, प्याज के बीज को बोते हैं। ठीक है, जब खेत नरम हो गया तो क्यारी बना करके प्याज को बोया जाता है। उसके बाद से जब प्याज बो दिया जाता है, बीज बो दिया जाता है, तो समय समय पर उसमें खरपतवार या फिर घास फूस जम जाते हैं, तो उनको हटाया जाता है। तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा खरपतवार हटाना। ठीक है, उसके बाद से जब प्याज पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो प्याज को उखाड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। और प्याज उखाड़ने के बाद से उसके ऊपर की जो सूखी पत्तियां होती हैं प्याज के ऊपर की, उसको काट करके हटा दिया जाता है, ऊपर वाली डंठल, और साथ ही साथ उस पर ऊपर वाला जो लेयर होता है जो सूख जाता है उसको हटा दिया जाता है। तो ये 5वें नंबर पे हो जाएगा। तो क्या विकल्प बना आपका? देखिए, पहले ए है, दूसरे नंबर पर सी है, तीसरे नंबर पर डी है, चौथे नंबर पर ई है और 5वें नंबर पर बी है। तो देखिए हमारा विकल्प बन रहा है ए सी डी ई बी। अब देखिए विकल्प में कौन सा सही दिया गया है। ऑप्शन 1 देखिए ए सी डी ई बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित है। तो दिए गए विकल्प में देखिए आपको थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि यह क्षेत्र ऊंचा है, ऊंचे स्थान पर है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए शिलोंग और दार्जिलिंग नहीं होगा। आगे देखिए, तीसरा विकल्प शिमला भी नहीं होगा, एक ही विकल्प बचता है, ऑप्शन नंबर 4 लेह लद्दाख। ये भारत में उत्तर में यानी ऊपर की तरफ स्थित भी है और यहाँ पर देखेंगे हमेशा बर्फ़ की परत जमी रहती है, इस वजह से इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। जिस प्रकार से रेगिस्तान में बालू पाए जाते हैं दूर दूर तक, इसी प्रकार से यहाँ पर बर्फ़ पाए जाते हैं दूर दूर तक, इसी वजह से इसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, करेले में भी बीज होता है, खीरा में भी होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, प्याज में नहीं होता है। देखिए प्याज के अंदर नहीं होता है, प्याज के ऊपर जो डंठल निकलती है उसमें ऊपर जाकर के उसका बीज जरूर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंदर, भीतर बोला जा रहा है, इस वजह से प्याज में नहीं होगा। नाशपाती में होता है, आलू के अंदर बीज नहीं होता है और टमाटर में भी होता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन में लगभग 17 घंटे
वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खा जाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है और अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से केवल 8 वृक्षों पर ही घूमता है। ये जानवर इतना आलसी है कि 24 घंटे में से 17 घंटे वो लटक कर शाखाओं पर सोता ही सोता रहता है और केवल शौच करने के लिए ही वो पेड़ से नीचे उतरता है। उसकी आयु 40 वर्ष है और केवल इन 40 वर्षों में केवल 8 बार पेड़ों को वो बदलता है। तो ये स्लॉथ होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। आइए आपको स्लॉथ भाई साहब से मिलवाता हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे ये भालू जैसे दिखने वाला ये स्लॉथ है। ये दिन भर ऐसे ही उल्टा लटका हुआ सोया रहता है। 17 घंटे ये दिन भर में सोता है और सिर्फ शौचालय करने के लिए ही पेड़ से उतरता है और अगर भूख लगे तो जिस पेड़ पर लटका रहेगा उसी पेड़ के पत्तियों को वो खा जाता है। इतना आलसी ये जानवर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विकल्प से मिलान करिए। पहला दिया गया है असम। तो देखिए असम के जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर ऊंचे उठाए हुए बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसाम में जो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बाढ़ आने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इस वजह से बांस के खंभों पर ऊंचे स्थान पर यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। तो पहले का ए का 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। दूसरा दिया गया है लद्दाख। देखिए लद्दाख में जो काफ़ी मात्रा में बर्फबारी होती है, इस वजह से यहाँ की जो छत होती है वो चपटी बनाई जाती है और तिरछी बनाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये घर है तो इस प्रकार से तिरछी बनाई जाएगी ताकि जब बर्फ़ इस पे गिरेगा तो रुकेगा नहीं बल्कि नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए मनाली हिमाचल प्रदेश दिया गया है। तो यहाँ पर जो घर बने होते हैं वो आप देख पा रहे होंगे पत्थर और लकड़ी से ढालू छतों वाले घर बने होते हैं, क्योंकि मनाली में भी बर्फबारी ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर यही कारण है कि यहाँ पर ढलान वाले घर बने होते हैं। तो सी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन बचा राजस्थान। राजस्थान में जो घर बने होते हैं वो अधिकतर मिट्टी के बने होते हैं और कंटीली झाड़ियों से छत बने होते हैं। मिट्टी के घर क्यों बने होते हैं? क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मिट्टी के जो घर होते हैं वो काफ़ी हद तक तापमान को रोकने का काम करते हैं। तो ऑप्शन क्या बना आपका? देखिए ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 5। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 5 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, सब कुछ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? पहले प्रश्न को आप समझिए। कहा जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से ग्लोब की भांति गोल है। ठीक है, मान लीजिए चूंकि हम लोग पृथ्वी के सतह पर रहते हैं तो यहाँ पर कोई एक देश है मान लीजिए, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक देश है और इस देश में कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है। तो इन दोनों व्यक्तियों की आप स्थिति देखिए, एक दूसरे के उल्टे खड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि ये ऐसा होता नहीं है। ये यही प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये एक सापेक्ष स्थिति है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये एक दूसरे के उल्टे खड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो वहीं बोला जा रहा है कि भारत के लोगों के सापेक्ष कौन सा ऐसा देश है कि भारत के लोग उल्टे खड़े हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसका उल्टा कहाँ बनेगा? इसके नीचे बनेगा। यहाँ पर कोई खड़ा है तो इसका उल्टा कहाँ बनेगा? इसके नीचे बनेगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्थिति बन रही है ये पूरा 180 अंश का बन रहा है, चाहे आप ऊपर नीचे वाले को देख लीजिए या फिर इस वाले को देख लीजिए। यानी कि अगर इस व्यक्ति का उल्टा व्यक्ति हमको निकालना है तो ये जो भी देशांतर रेखा होगा उसका 180 अंश अगला वाला देशांतर रेखा उल्टा वाला होगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए पृथ्वी की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर अगर मैं पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटूं और इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांटूं तो ये वाला जो गोलार्ध बना ये पूर्वी उत्तरी गोलार्ध बन गया। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री होकर के गुजरती है और यहीं पर कहीं भारत की स्थिति है। यहाँ तक क्लियर? अब ये कहा जा रहा है कि भारत से जो मुख्य मानक समय रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है, 82.5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? अब 82 डिग्री और 30 मिनट होता है एक्चुअली में इसका मतलब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए यहाँ से 180 अंश आगे का जो देशांतर रेखा होगा उसका ठीक भारत के विपरीत वाला व्यक्ति
प्रतीत होगा। तो इससे आगे जो 180 डिग्री और इसमें जोड़ देंगे आप, यानी कि इस वाले देशांतर रेखा में 180 डिग्री और जोड़ देंगे तो ठीक उसके उल्टा हो जाएगा। और इसके ठीक उल्टा वाला जो देशांतर रेखा होता है वो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना देश में पड़ता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार खेतों की मृदा को, यानी कि बार बार वो कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है और बार बार खाद यानी उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, तो उससे उसकी मृदा का पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब चलिए विकल्प को देखते हैं। दोस्तों, आपने फसल चक्र के बारे में पढ़ा होगा कि एक फसल के बोने के बाद से उस फसल को बदल करके दूसरा फसल बोते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। अब फसल बदलने से फायदा ये होता है कि मान लीजिए किसी एक फसल को किसी अन्य प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता है और दूसरे प्रकार को उसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जा रही हैं, तो किसी अन्य प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता है, तो उस तरीके से मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है। अब प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि बार बार कीटनाशक और खाद का प्रयोग करके धान की बुआई बार बार की जा रही है, तो इससे मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर फसल चक्र कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक ही फसल बार बार बोने से वो जो जमीन है, मिट्टी है, वो धीरे धीरे बंजर में कन्वर्ट होती रहेगी। और स्क्रीन पर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 अंततः किसी भी फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले तो ईवीएस में कौन से 6 थीम बताए गए हैं उसके बारे में जान लीजिए। स्क्रीन पर आप 6 थीम देख पा रहे हैं ईवीएस के। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय जिसे आवास भी बोलते हैं, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा और छठा और अंतिम है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अब इनमें से कौन से 4 दिए गए हैं आपको देखना है। आप स्क्रीन पर देखिए, परिवार और मित्र यहाँ पर दिया गया है, भोजन भी है, पानी भी है और यात्रा भी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। पहला विकल्प दिया गया है, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। यहाँ पर देखिए विशिष्ट कारण बताया गया है, यानी कि जैसे कि पोर्टफोलियो में क्या हो गया, बच्चे किस प्रकार से गतिविधि कर रहे हैं, उनका पूरा प्रोग्रेस किस हिसाब से हो रहा है, उन सब बातों का जिक्र पोर्टफोलियो में किया जाता है। ठीक है, तो यही तो विशिष्ट कारण है कि किस किस टॉपिक पर आप उसके कामों का विश्लेषण कर रहे हैं, यही विशिष्ट कारण है और इस वजह से ये विकल्प आपका सही है। उसके बाद से देखिए दूसरा विकल्प देखिए, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। अब वो सब कुछ कर रहा है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस उसके क्रियाकलाप किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, उसकी गतिविधि किस प्रकार से, वो हमारा उद्देश्य है पोर्टफोलियो में शामिल करना। अब वो ऐसी चीज़ें भी कर रहा है जिसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो वो आवश्यक है ही नहीं। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, सभी वस्तुओं का नहीं बल्कि एक विशिष्ट कारण होना चाहिए, तभी आप उसका चयन करेंगे, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, यानी जो सीखने वाला है, जो बालक है, उसको खुद अपने काम का चयन करना, यानी जो उसकी इच्छा है उसे करने दीजिए और उसमें उसका प्रोग्रेस कैसा है उसको पोर्टफोलियो में शामिल करवाया जाता है। यह भी विकल्प पॉजिटिव है, उत्तर हो सकता है। डी वाला देखिए, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, यह भी विकल्प सही है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। पहला विकल्प दिया गया है, ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह विकल्प गलत है, आगे आपको समझ में आएगा क्यों गलत हो रहा है। दूसरा दिया गया है, ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का विषयगत एकीकरण है, यह भी गलत है। तीसरा दिया गया है, ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, यह भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा चौथा विकल्प, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको एकीकरण का मतलब क्या होता है इसको समझिए। एकीकरण का मतलब ये होता है
कि बच्चे जब प्राथमिक स्तर के होते हैं तो आप देखेंगे कि कक्षा 1 में सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग किताब नहीं होते हैं, बल्कि एक ही किताब, जैसे हमारा परिवेश नाम से उनके में कोई अगर पुस्तक है तो उसमें उसको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इन्वायरमेंटल स्टडीज सभी का ज्ञान एक ही पाठ्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। कहने का मतलब कि सभी सब्जेक्ट्स को एकीकृत करके, यानी कि एक रूप में पढ़ाया जाना। अब कैसे पढ़ाया जाता है, जैसे कि देखिए बालक को बताया जाएगा कि मान लीजिए ये एक बिल्ली का चित्र बना रहेगा। मान लीजिए उसकी पुस्तक में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें एक बिल्ली का मान लीजिए चित्र बना है और उसके आगे एक लिखा रहेगा। इसी प्रकार से दो बिल्ली का चित्र बना रहेगा और आगे दो लिखा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चा बिल्ली अपने सामाजिक परिवेश से बिल्ली को वो जान रहा है और बिल्ली उसके परिवेश का हिस्सा है, यानी कि इन्वायरमेंटल का हिस्सा है, उसके परिवेश का हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो ईवीएस का भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है और 1 और 2 क्या है, गिनती है, यानी वो गणित का भी अध्ययन ज्ञात कर रहा है। तो जब कई सब्जेक्ट्स को एक रूप में पढ़ाया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है, तो उसी को एकीकरण कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ईवीएस का पाठ्यक्रम जो होता है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा सबको एकीकरण करके पढ़ाया जाता है। कैसे, अब इसको समझिए। आपने देखा होगा कि बच्चों को सिखाया जाता है कि शौच से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से धुलिए और खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन से साफ धो करके ही खाना खाइए। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है कि आपके हाथ अगर गंदे रहेंगे तो उससे कीटाणु जीवाणु आपके पेट में जा सकते हैं और आपको बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये विज्ञान का पार्ट हो गया। देखिए उसको हमने केवल ईवीएस पढ़ा रहे हैं, जबकि विज्ञान भी उसको नॉलेज हो रही है। और सामाजिक विज्ञान कैसे होगा, उसके चैप्टर में जो हमारा परिवेश है उसमें परिवार एक टॉपिक होगा। परिवार से वो सामाजिक विज्ञान का भी वो पूरा अध्ययन कर रहा है। तो इस हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स को एकीकृत करके उसको पढ़ाया जाता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। अब देखिए पहले प्रश्न को समझिए। ईवीएस का एक टीचर है जो कि अपने बच्चों को, अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में कौन कौन से ईंधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका सर्वे करने के लिए कहता है। तो देखिए जब बालक अपने पड़ोस में विभिन्न मकानों में, घरों में जाएगा और उनसे पूछेगा कि आप कौन सा ईंधन यूज करते हैं। कोई बोलेगा कि हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं, कोई बोलेगा कि चूल्हे का मतलब लकड़ी हो गया, कोई बोलेगा कि हम स्टोव पे खाना बनाते हैं, स्टोव यानी कि मिट्टी का तेल, कोई बोलेगा कि हम एलपीजी का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य अन्य ईंधनों के स्रोत के बारे में वो जानेगा। ठीक है, या फिर गाड़ी की अगर बात करें तो किसी घर में गया तो अगर वहाँ मोटरसाइकिल है तो वो बोलेगा कि इसमें पेट्रोल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से 4 व्हीलर होगा, अगर मान लीजिए वो डीजल वाली गाड़ी होगी तो उसे पता चलेगा कि डीजल से भी गाड़ी चलती है। और इसी प्रकार से सीएनजी वाली गाड़ी होगी तो उसे सीएनजी ईंधन का भी ज्ञात होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन से गुण विकसित हुए। तो वो सबसे पहले जब सबका सर्वेक्षण करेगा, सर्वे करेगा, तो उसको पुस्तक में नोट करेगा, यानी रिकॉर्ड बनाएगा। ठीक है, नोट करना यानी रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, और उसके बाद से जब वो पूछ रहा होगा तो वो लोगों को ध्यानपूर्वक सुन रहा होगा कि आखिर ये कौन कौन सा ईंधन प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा गुण विकसित हो रहा है। एक तो रिकॉर्ड बनाने का यानी अभिलेख तैयार करने का, और दूसरा सुनने का। तो ये दो प्रक्रिया कौशल उनमें विकसित होंगे। अब चलिए विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला दिया गया है परिकल्पना बनाना, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा विकल्प देखिए रिकॉर्डिंग और सुनने की कौशल, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं। पहला दिया गया है, इसका प्रयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। फैसला सुनाने का मतलब ये हो गया कि उसका आकलन किया गया और ये बता दिया गया कि तुम पास हो, तुम फेल हो। क्या शिक्षण का मतलब, सिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लोगों को बताना कि तुम पास हो गए, तुम फेल हो गए? नहीं। तो ये उत्तर निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब बच्चा सीख रहा है, जब वो सीखने की स्थिति में है, तभी उसका आकलन बार बार किया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर उसको कठिनाई कहाँ पे आ रही है। तो ये उत्तर पॉजिटिव था, आपका उत्तर हो सकता है। तीसरा देखिए, यह शिक्षकों की उन शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि
जब शिक्षकों को ये ज्ञात होगा कि आखिर उनकी शिक्षण अधिगम विधि में कहाँ पर कमी है, तो वो अपने कमियों को दूर करते हुए किसी दूसरी शिक्षण विधि के माध्यम से बच्चों को और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। चौथा देखिए, सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, ये उत्तर को निगेटिव कर दे रहा है, जबकि बच्चे दूसरे बच्चों को यानी सह शिक्षार्थियों को भी देख करके सुधार अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये उत्तर निगेटिव था, इस वजह से नहीं होगा। तो एक ही यहाँ पर देखिए 2 विकल्प सही हैं और 2 गलत हैं, बी और सी गलत सही है। तो दिए गए विकल्प में देखिए प्रश्न में पूछा गया था आवश्यक तत्व क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 बी और सी केवल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। ठीक है, यानी कौन सा उसका उद्देश्य नहीं था, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें। दूसरा दिया गया है, शिक्षार्थी टाई और रंगीन में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करें। तीसरा दिया गया है, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। और चौथा दिया गया है, टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन इसका मूल उद्देश्य नहीं हो सकता, इसके अतिरिक्त पूछा गया था। तो यही एक ऑप्शन सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए भाषा सीखने, स्थानीय भाषा सिखाने के लिए उसको जरूरी नहीं है कि इस विद्यालय में कोई कारीगर बुलाया जाए। स्थानीय भाषा सिखाने के और भी रास्ते हो सकते हैं। और चूंकि ये ईबीएस का पार्ट है, तो ईबीएस में आप स्थानीय भाषा नहीं सिखाएंगे, उसके लिए पर्टिकुलर अलग क्लासेज होंगे। जैसे कि हिंदी का भाषा का जो क्लास होगा, उसमें वो स्थानीय भाषा को अच्छे तरीके से सीख सकता है। हालांकि एकीकृत पाठ्यक्रम को बढ़ावा जरूर दिया जाता है, लेकिन ये ईबीएस की क्लास है, पर्टिकुलर आप केवल इसी स्थानीय भाषा को सिखाने के लिए ही स्थानीय कारीगर, स्थानीय मजदूर को बुलाएं, ये तर्कसंगत नहीं लग रहा है। इस वजह से प्रश्न में चूंकि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त उसका उद्देश्य क्या था, तो यही एक उद्देश्य है जो कि उसका प्रमुख उद्देश्यों में से नहीं था। ठीक है, उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय में समायोजन करने में समस्या आ रही है। एक ईबीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है, धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। देखिए एक टीचर के रूप में आपका इस ऑप्शन में कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप समय पर ही छोड़ दे रहे हैं तो फिर आपका रोल क्या हुआ, जबकि प्रश्न में आपसे एक ईवीएस टीचर के रूप में आप क्या करेंगे ये पूछा गया। ठीक है, तो पहला उत्तर नेगेटिव था, नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी वर्ड में गोला कर रहा हूँ, सब कुछ निगेटिव कर दे रहा है इस ऑप्शन को। देखिए केवल वर्ड जहाँ पर भी आएगा वो उत्तर को निगेटिव कर देता है। दूसरा देखिए समूह, एक तो पहले ही बच्चा विस्थापित होकर के आया है और वो समायोजित नहीं कर पा रहा है। अब सभी विस्थापित बच्चों को आप समूह बना करके अलग कर देंगे और उनको अलग से कार्य देंगे तो वो और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा समायोजन में उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप उनको भीड़ से अलग कर दे रहे हैं। जो बच्चे पहले से विस्थापित थे उसको आप अलग बना करके उनको एक बार फिर से एहसास आप दिला रहे हैं कि आप विस्थापित होकर के आए हैं। तो ये उत्तर निगेटिव था, नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि प्रोत्साहन करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक तथ्य के रूप में विस्थापन को स्वीकार करने, बच्चा प्राइमरी लेवल का है, कक्षा 1 से 5, यहाँ पर उसमें इतनी समझ विकसित नहीं होती है कि वो तथ्य को समझ सके और उसको स्वीकार कर सके। देखिए ये यहाँ तक ये उत्तर पॉजिटिव था, प्रोत्साहित करना और स्वीकार करना, लेकिन तथ्य के रूप में बोला जा रहा है तो वो उस चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, इस वजह से उत्तर को निगेटिव कर रहा है। अगला देखिए, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। यहाँ पर देखिए ये उत्तर बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब टीचर अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में उसकी मदद करेगा तो वो धीरे धीरे सभी बच्चों से बातचीत करके घुलने मिलने लगेगा और धीरे धीरे उसका समायोजन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर टीचर का भी रोल है और साथ ही साथ उनकी कहानियों को साझा करने से वो भीड़ से अपने आप को अलग नहीं महसूस करेगा। अभी क्या है कि वो पूरे भीड़ से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा है। जब बार बार उसकी बात होगी, पूरे ग्रुप में उनके बातों पर चर्चा होगी, तो वो भीड़ का एक हिस्सा अपने आप को समझेंगे और अलग महसूस नहीं करेंगे। और यही आपका विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है।
समुदाय कहने का मतलब कि बालक जिस परिवेश से आ रहा है, अगर ग्राम से संबंधित है यानी गांव से संबंधित है, तो गांव के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनको भी विद्यालय से जोड़ करके रखना, या फिर अगर नगर में रह रहा है तो नगर के जो प्रख्यात लोग हैं या फिर जो अपनी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लिए हैं उनको भी विद्यालय से जोड़ करके रखना, ताकि बच्चे और ज़्यादा शिक्षा के लिए मोटिवेट हो पाएँ। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों के अभिभावकों को भी विद्यालय से जोड़ करके रखना। ये पूरा एक कंबाइंड फॉर्म में समुदाय बोला जाता है। अब ये बोला जा रहा है कि समुदाय को संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य क्या है। तो अब दिए गए विकल्प में देखिए, पहला दिया गया है कि यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। दूसरा देखिए, यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। आगे देखते हैं, तीसरा विकल्प दिया गया है, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इससे उनमें शामिल होने की ज़रूरत है। देखिए ये विकल्प बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे 6 घंटे ही बिताएगा, उसके बाद से वो अपने परिवेश में ही जाएगा, अपने समुदाय में ही जाएगा। तो अगर समुदाय ये जान रहा है कि उनके बच्चे किस हिसाब से सीख रहे हैं, तो आगे उनको वो मोटिवेट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा अधिगम करने के संदर्भ में, और ये ज़रूरत भी है। तो इसी वजह से यही एक विकल्प सही उत्तर है। चौथा देखिए, शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा, ये विकल्प गलत था और इसके पहले के 2 विकल्प भी गलत थे। देखिए सीटेट की परीक्षा की एक खूबी होती है कि इसमें आपको 2 से 3 विकल्प भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। जैसे कि पहला और दूसरा विकल्प जब आपने देखा होगा तो वो भी आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन सभी ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन है प्रश्न के अनुसार, उसी को आपको सेलेक्ट करना होता है। और इसी वजह से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट के ऑप्शंस को देख करके अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इस पेपर को सॉल्व कराते समय जो भी मैं विकल्प आपको बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई थी उससे कंफर्म करने के बाद ही बता रहा हूँ। तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि सभी उत्तर मेरे द्वारा सही बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा, यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्वानुमान और गणना के कौशल में। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, तब आप खुद ही अपना इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए बालक जो होंगे उनके पास जो पुस्तक होगी या कॉपी होगा, उसकी कुछ इस आकार का पेज होगा, इतना छोटा, और कमरा कितना बड़ा है, पेज के सापेक्ष में कमरा काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस पूरे कमरे का इस छोटे से पेज में वो कैसे बनाएगा मानचित्र। तो सापेक्ष स्थिति के आधार पर, सापेक्ष स्थिति का मतलब ये होता है कि अगर ये लंबाई इतनी है तो हम कौन सा अनुपात मानें कि इतनी लंबाई ये पूरे लंबाई को डिनोट कर दे। इसी प्रकार से चौड़ाई जो है वह इसी सापेक्ष स्थिति के अनुसार इसकी चौड़ाई को भी ऐसा मान के किया जा सकता है। तो यही एक विकल्प सही होगा कि अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, मतलब कि इस कमरे में मान लीजिए यहाँ पर अगर ब्लैक बोर्ड लगा है तो जब वो मानचित्र बनाएगा तो यहाँ पर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड बना रहा है तो उसी के सापेक्ष जितना बड़ा ये था, मानक के अनुसार, अनुपात के अनुसार इसको बनाना होगा। तो वो सभी सापेक्ष स्थिति के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। जो निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला दिया गया है विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ये पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो ज्ञान दिया जाता है अगर उसके परिवेश से जोड़ करके आप उसको ज्ञान देंगे या फिर विश्व के परिवेश से जोड़ करके उसको ज्ञान देंगे तो वो चीज़ों को जल्दी समझेगा, एडॉप्ट जल्दी करेगा। ठीक था, ठीक है, पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो। परे का मतलब कि रटने पर जोर ना दिया जाए, परे मतलब एक तरीके से कि जो रटंत विद्या है इससे हट करके। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बच्चे को रटना सिखाना नहीं है, अधिगम का मतलब ये होता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, ना कि उसको रटाना है। तो ये भी उत्तर पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में निगेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, चौथा देखिए, पाठ्यचर्या को समूह समृद्ध करना ताकि पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहें। यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि पाठ्य पुस्तकों तक बच्चे सीमित ना रहें, ये पॉजिटिव उत्तर है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ज्ञान नहीं कराना है। बालक जब अपने पढ़ाई पूरा करके जब अपने जीवन में उतरेगा तो उसके साथ पाठ्य पुस्तक हमेशा नहीं रहेंगी और उसके अनुरूप वो अपने जीवन को अच्छे से जीवन यापन नहीं कर सकता। उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, इससे ही उसके जीवन में सभी मूल्य और सभी चीज़ें तय होती हैं। तो पाठ्य पुस्तक को तक बच्चे को सीमित नहीं रखना है, उसको जीवन के अच्छे तरीके से जीने के ढंग को विकसित करना है। और एक ही विकल्प बचा यहाँ पर देखिए, परीक्षा को आसान बनाना, ये उत्तर निगेटिव था। निगेटिव क्यों था? क्योंकि देखिए
बच्चे को कक्षा 10वीं का बच्चा है तो आप उसके परीक्षा को आसान बनाने के लिए उसको 1 2 3 या फिर गिनती या फिर पहाड़ा या फिर केवल जोड़ घटाना यही नहीं सिखा सकते, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार आपको परीक्षा को बनाना होगा। तो यही एक निगेटिव उत्तर था, चूंकि निगेटिव था इस वजह से आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव ही पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, जो निगेटिव ऑप्शन होगा वहीं आपका उत्तर होगा, ठीक है। पहला दिया गया जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, ये तो पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प है अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, ये भी विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, यहाँ पर आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, यानी बच्चों को समूह में रख करके अगर आप आकलन कर रहे हैं तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि कक्षा में अगर 100-150 बच्चे हैं तो कौन से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको एक साइड रख करके, और कौन से बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको एक साइड रख करके आप आकलन कर सकते हैं। ये कोई निगेटिव उत्तर नहीं था, इस वजह से ये पॉजिटिव था, तो उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में आपसे निगेटिव पूछा गया। एक ही ऑप्शन बचा, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना चाहिए। क्यों? तकनीकी भाषा मतलब टेक्निकल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, और प्राइमरी का बच्चा है वो टेक्निकल लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, इस वजह से यही एक ऑप्शन निगेटिव था, इस वजह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया है रेनॉल्ड्स रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसने उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रेनॉल्ड्स रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य था? मतलब कि ईवीएस की पुस्तक में ये कहानी दी गई है और इस कहानी को इंक्लूड करने का क्या उद्देश्य है, पर्पज क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझाने में मदद करना, ये उत्तर सही हो सकता है, पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा देखिए शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, सिर्फ कहानी लिखने के लिए ईवीएस में मेडिकल फील्ड का ये कहानी नहीं जोड़ा गया होगा, क्योंकि कहानी लिखना ही अगर उसको सिखाना है तो वो हिंदी में भी सिखाया जा सकता है। ईवीएस में इस प्रकार के मेडिकल फील्ड की कहानी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उत्तर निगेटिव था, इस वजह से नहीं हो सकता। तीसरा देखिए शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पर खोज वर्ड का यूज किया गया है और रोमांचक कहानी, अगर केवल कहानी रहता तो ये भी उत्तर निगेटिव रहता, लेकिन चूंकि यहाँ पर खोज के बारे में किया गया है इस वजह से उत्तर हो सकता है पॉजिटिव है, ठीक है। अगला देखिए विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, ये भी सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान की ही बात की जा रही है। तो कौन कौन से ए, सी और डी आपका विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव, बच्चे जो स्वयं सीख करके आए हैं यानी अपने परिवेश से जो सीखे हैं उसका प्रयोग किया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये सुझाव देती है कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसके परिवेश से जो उसे मिला है उसके माध्यम से शिक्षा को जोड़ करके आपको आगे बढ़ना है। तो बच्चे का पूर्व ज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है और वो भी बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव की बात की जा रही है, तो यही एक सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया है ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? पहला दिया गया है आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे, ये उत्तर निगेटिव था, क्योंकि बच्चे के मन में जो कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा है पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर देखिए व्याख्या वर्ड जहाँ आएगा वो निगेटिव कर देगा, क्यों? क्योंकि आप प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी के बच्चे व्याख्या समझने में अक्षम होते हैं, ठीक है। उनको खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। और तीसरे विकल्प की अगर बात करें तो इस विषय में शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है कि जो शिक्षार्थी उनके अवलोकन करके बताया था उसको अलग से बताया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, कल दूसरे बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो क्या सभी बच्चे को पॉसिबल है कि अलग अलग बताया जाए? नहीं,
हो सकता है किसी दूसरे बच्चे के मन में कोई दूसरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो और भविष्य में जाकर के दूसरे बच्चे में वो फिर से उत्पन्न हो रही होगी। तो ये सभी अगर कक्षा में ही डिस्कस किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, उसे उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो इससे एक साथ सभी बच्चों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है और साथ ही साथ सराहना करने से अन्य बच्चे भी अवलोकन करने के लिए प्रेरित होंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, महत्वपूर्ण हिस्से की बात की जा रही है, क्यों खेल और पहेली ईवीएस का पार्ट है। पहला दिया गया है, ये वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं। ये उत्तर पॉजिटिव है, लेकिन देखते हैं कि क्या इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव कोई उत्तर है। दूसरा दिया गया है, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। देखिए, मजे करना इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि खेल के माध्यम से ही प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाना है। अब बार बार आप उसको खेल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो क्या वो केवल मजे करते रहेगा, पढ़ेगा नहीं? ये विकल्प गलत था। तीसरा देखिए, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ये भी पॉजिटिव उत्तर है। अगला देखिए, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। ये उत्तर निगेटिव है। क्यों? जब बच्चे प्राइमरी के बच्चों को खेल के माध्यम से ही पढ़ाना है तो आसान हो या फिर कठिन हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो ही विकल्प बचा, पहला और तीसरा। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है? यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं। यहाँ पर बात की गई है ईवीएस की। ये पर्टिकुलर ईवीएस में एक रास्ता प्रदान नहीं करता है, विराम प्रदान नहीं करता है, बल्कि सभी सब्जेक्ट के में जब प्राइमरी का बच्चा है तो उसको खेल के माध्यम से ही पढ़ाना है। तो केवल ईवीएस में ये एक रास्ता से विराम प्रदान करता है, यानी निरस्ता को हटाता है, ये उत्तर नहीं हो सकता। ये सभी में, सभी सब्जेक्ट में, केवल ईवीएस नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट्स में निरस्ता को खत्म करता है। तो ये उत्तर थोड़ा संकुचित लग रहा है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ईवीएस की अगर बात की गई है तो केवल ऐसा नहीं है कि ये ईवीएस में एक रास्ता को विराम मतलब उसको खत्म करेगा, सभी सब्जेक्ट्स की बात होनी चाहिए। इस वजह से उत्तर थोड़ा सा संकुचित था। एक ही विकल्प बचा कि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो यहाँ पर जब बच्चा खुद सक्रिय रूप से भाग लेगा तो उसका अधिगम और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उत्तर है और यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।